नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अभी भी बंगाल के जो 20-22 एमपी है, लोकसभा के सदस्य है, उनका मामला निपटा नहीं है। वो एक बागी गुट हो बनकर अलग हुए। ममता का नेतृत्व तो उन्होंने नकारा है। उन्होंने एनसीपीआई नाम की किसी पार्टी में प्रवेश करके लोकसभा के सभापति ओम बिरला उनसे मिलकर उनको लेटर भी दिया है। और इसी कारण से ममता के भतीजे और लोकसभा के तृणमूल एमपी अभिषेक बैनर्जी ओम बिरला से जाकर मिले भी है। इसकी चर्चा पिछले 2 हफ्तों से चल रही है, लेकिन अभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि मामला निपट गया। नहीं, अभी भी उनको एनसीपीआई नाम के अलग पार्टी के मेंबर है ऐसा रिकॉग्निशन नहीं मिला है। और दूसरी तरफ इन्होंने पार्टी छोड़ी है तो 10th शेड्यूल और डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, अपात्र घोषित किया जाए। इसके लिए अभिजीत बैनर्जी और तृणमूल कांग्रेस प्रयास कर रही है। अब इस पर बहुत सारी बहस चल रही है कि 10वां शेड्यूल क्या है, डिफेक्शन लॉ क्या है, डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं, पार्टी का व्हिप क्या होता है, पार्टी का विलय कैसे हो सकता है। इस पर बहुत बड़ी लीगल बहस हो रही है और ये मामला निपटा नहीं। अचानक और एक खबर आ गई कि उद्धव ठाकरे की जो यूबीटी शिवसेना पार्टी है, उसके भी लोकसभा में 9 एमपी है, सांसद सदस्य है। उसमें से 2/3 यानी 6 निकलकर शिवसेना एकनाथ शिंदे की जो है ओरिजिनल शिवसेना जिसको माना जाता है, जिसको चुनाव आयोग ने रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। तो शिंदे की पार्टी में उद्धव के 6 लोकसभा एमपी जाकर समाविष्ट हो गए। ये खबरों में जोर पकड़ी। आज मैं बोल रहा हूं तो 20 जून की तारीख है। 19 जून को शिवसेना का वर्धापन दिन होता है। 60 साल पहले उद्धव के पिताजी ने, बाला साहब ठाकरे ने इस पार्टी की, इस संगठन की नींव रखी थी, स्थापना की थी। बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी चल रही है और ऐसे में उनके ही बेटे की बची कुची पार्टी है, उसमें टूट होने की खबरें जोर शोर से चल रही है। और इसके बाद एक ऐसी डरावनी थियरी लाई गई है, मीडिया में एक थियरी बहुत जोर शोर से चल रही है। 13 अप्रैल 2026 को जो नारी वंदना या महिला आरक्षण बिल लाया गया था लोकसभा में, वो पराजित हो गया। वो फिर से लाकर आने वाली मानसून सेशन में पारित करने के लिए अमित शाह और बीजेपी मिलकर अलग अलग पार्टियां तोड़कर अपना 2/3 आंकड़ा बनाने की कोशिश में। और इसलिए जहां से पॉसिबल हो वहां से लोकसभा और राज्यसभा के एमपी तोड़ो और उनको बीजेपी के साथ लाओ। और कितनी पार्टियां टूटेगी, क्योंकि एक अगर आप थियरी लेकर आए, ये थियरी है, मैं थियरी मानता हूं उसको, उसका कोई भी आधार सर पैर नहीं है। ना बीजेपी ने बोला है कि हमको 2/3 मेजोरिटी चाहिए और इसलिए हम कहीं से भी जुटाएंगे, पार्टियां तोड़ेंगे। ऐसा बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने, नेता ने कहीं भी नहीं कहा है। लेकिन मीडिया में ये थियरी जोरों शोरों से पिछले 1 महीने से चल रही है। और जब ममता की पार्टी में टूट हो गई और डीएमके कांग्रेस से गुस्सा होकर अलग पार्लियामेंट में बैठने की जगह उसने मांगी है, तो उसके बाद ये आइडिया या थियरी ने जोर पकड़ा है कि भाई बीजेपी को किसी भी कारण अलग अलग पार्टियां तोड़नी है, क्योंकि उनको
वही जो बिल्स पड़े हुए हैं, परिसीमन हो या महिला आरक्षण हो, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो वो कहां से लाएगी? अब तो चुनाव है नहीं, चुनाव तो हो चुके और 3 साल नहीं होने वाले। तो 2/3 मेजोरिटी लोकसभा में, राज्यसभा में इन बिलों को पास करने के लिए बीजेपी लाएगी कहां से? जो है उनमें से ही तोड़ फोड़ कर लाना पड़ेगा। और इसीलिए टीएमसी टूट रही है या टीएमसी तोड़ी जा रही है। बात एक समझो, जब बंगाल में चुनाव चल रहा था लेकिन वोटिंग नहीं हुई थी, 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में 2 फेज में वोटिंग हो गई, 2 चरण में। और उसके 10 दिन पहले, यानी बंगाल का पहले फेज का वोटिंग होने से 10 दिन पहले 2 दिन का स्पेशल सेशन लोकसभा का बुलाया गया और उसमें ये परिसीमन और महिला नारी वंदना विधेयक लाया गया। तो उस वक्त ये चर्चा नहीं थी कि 2/3 मेजोरिटी। और दूसरी बात है कि जब बंगाल में ममता दीदी की पार्टी फिर से चौथी बार जीतने वाली है, ये छाती ठोक कर हर जर्नलिस्ट बोल रहा था, हर ओपिनियन बोल रहा था, ममता हार नहीं सकते, ये बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित गारंटी दे रहे थे। तो ममता दीदी की पार्टी टूटने की बात कहां थी? बिल्कुल नहीं थी। ममता दीदी हारी और देखते देखते एक हफ्ते में उनकी पार्टी में टूटन शुरू हो गई। तो अगर ये सारा मामला अगर तोड़ फोड़ से करना था तो 13 अप्रैल को 10 दिन पहले, बंगाल के वोटिंग के 10 दिन पहले, वही विधेयक पार्लियामेंट में लाने की क्या जरूरत थी? क्या हम बिल्कुल जीतने वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम जीत गए तो ममता की पार्टी टूटेगी और ममता की पार्टी के लोकसभा में जो 28 एमएलए है, एमपी है, उनसे तोड़कर हम 2/3 तक जाएंगे। तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी जीतेगी, डीएमके हारेगी, डीएमके की सत्ता चली जाएगी और उसके बाद उसे उसकी पीठ में, डीएमके की पीठ में छुरा भोंककर राहुल गांधी टीवी के दल थलपति के साथ चले जाएंगे। ये क्या सपनों में अमित शाह को पता चला था? बीजेपी को पता चला था? आप कहेंगे कि चुनाव आयोग को बीजेपी की तो मिली भगत है, उनको मालूम था कि डीएमके हारेगी, ममता को भी हराया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी जीतने वाले विजय के साथ जाएंगे और इसके लिए डीएमके से दगा करेंगे। ये मोदी को कैसे पता था? अमित शाह को कैसे पता था? राहुल गांधी कैसा सोचे, या राहुल गांधी की सोच क्या अमित शाह कंट्रोल करते हैं? तो ये थियरी आई कहां से कि 2/3 के लिए अलग अलग पार्टियां तोड़ी जाएगी? तो पहले ये विधेयक पार्लियामेंट में लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब ये मामला शुरू हो गया और शुरू होकर भी 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, 40 दिन से ज्यादा हो गए तृणमूल की पार्टी टूटने की बात होकर। और पिछले 8-10 दिन से एक नाथ शिंदे की पार्टी टूटने की बात हो रही है। और ये चलते चलते यहां तक आ गया है कि शायद शरद पवार की पार्टी भी टूट सकती है। और सबसे बड़ा आंकड़ा अगर कहां से आएगा तो अखिलेश यादव की पार्टी से आएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बाद 3 नंबर की पार्टी है लोकसभा में। उत्तर प्रदेश के 80 में से 37 सीटें जीतकर अखिलेश ने अपनी पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 नंबर की और लोकसभा में 3 नंबर की पार्टी बने। तो इस पर अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ, ममता और उद्धव ठाकरे के बाद अगला नंबर तो पक्का अखिलेश यादव का है। लेकिन जब ऐसी टूट होती है
तो उसमें कोई ना कोई उस पार्टी में कमजोर कड़ी देखना जरूरी होता है। तो समाजवादी पार्टी किस कारण से टूटेगी, वहां कमजोर कड़ी कौन है ये ढूंढना पड़ेगा। और कुछ लोग कहते हैं, और बड़े जानकार लोग कहते हैं, अखिलेश के चाचा, चचेरे चाचा राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी की कमजोर कड़ी है। लेकिन क्या वो अकेले हैं? मैं नहीं मानता, वो अकेले नहीं है। जब मुलायम सिंह ने बनाई ये पार्टी, उनके ही बेटे ने पिता को अलग रखकर कब्जा की थी। उस वक्त अखिलेश के साथ राम गोपाल यादव डटकर खड़े थे। लेकिन दूसरे चाचा जो है, मुलायम के सगे भाई, जो आज अखिलेश के शरण में है, और मुझे लगता है कि विधानसभा में शायद समाजवादी पार्टी के नेता भी है, शिवलाल यादव। उस वक्त शिवलाल यादव मुलायम सिंह के साथ रहकर अखिलेश के खिलाफ थे। जब समाजवादी पार्टी टूटी या अखिलेश के कब्जे में चली गई, उस वक्त उनके खिलाफ शिवलाल यादव थे। उन्होंने आखिर में पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी छोड़ी और कुछ डेमोक्रेटिक समाजवादी पार्टी वगैरह अलग गुट बनाया था। और चुनाव हारने के बाद, बुरी तरह से हारने के बाद, उन्होंने अखिलेश के शरण में जाकर फिर से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। तो एक समय ये सगे चाचा शिवलाल यादव अखिलेश के खिलाफ थे। लेकिन बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन वो जानते थे, वही चलाते थे मुलायम के जमाने में। लेकिन अखिलेश के साथ पूरी पार्टी रही, क्योंकि उस वक्त अखिलेश मुख्यमंत्री थे, 10 साल पहले की बात है। तो शिवलाल यादव वैसे पूरे मन से और दिल से अखिलेश के साथ कभी नहीं थे, लाचार थे। सत्ता और अधिकार ये जब जरूरी बन जाते हैं, तब आप कितने भी लाचार हो सकते हो। तो शिवलाल यादव को लाचार होना पड़ा चुनाव में जीत ना मिलने के कारण। तो वो अखिलेश की शरण में आ गए। तो आज भी वो अगर अखिलेश के साथ है, अखिलेश के पार्टी में है, फिर भी वो दिल से और मन से अखिलेश के साथ है। इस पर मेरा भरोसा नहीं है, बाकी कोई भरोसा रखे ना रखे मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात है, राम गोपाल यादव जो बहुत सालों से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और नेता रहे। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के जो कोई गुट है, उसके नेता राम गोपाल यादव रहे। वो मुलायम के चचेरे भाई है। लेकिन जब पार्टी टूट रही थी या अखिलेश उसका कब्जा कर रहा था, तब राम गोपाल यादव अखिलेश के साथ से। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते भतीजे के इतने पर निकल आए कि अब खुद अखिलेश ही पिछले चुनाव के बाद पार्लियामेंट में आकर डटे हैं। अखिलेश और उनकी पत्नी दोनों पार्लियामेंट के मेंबर है। वैसे तो 5 6 7 कोई या मुलायम यादव की फैमिली के ही लोकसभा मेंबर है। तो जब से अखिलेश दिल्ली की राजनीति में आए, अपने आप राम गोपाल यादव के पंख कतरे गए। तो इससे पार्टी का अध्यक्ष ही अगर लोकसभा में अपने गुट का नेता 37 MP का गुट नेता बनकर बैठा है, और हर जगह जहां अपोजिशन के विपक्ष के कॉन्क्लेव होते हैं तो अखिलेश ही जाता है, तो राष्ट्रीय राजनीति में राम गोपाल यादव के पंख कतरे गए। उससे वो भी विचलित थे। अब मन से जो पार्टी में अखिलेश के साथ नहीं है, वो सगा चाचा और ये चचेरा चाचा, ये दोनों मिलकर अखिलेश को उसकी औकात दिखाने पर आए हैं, ऐसा कहा जाता है। दोनों चाचा मिलकर, क्योंकि इन्होंने देखा है
आजम खान की हालत क्या हो गई। आजम खान भी मुलायम के साथी थे, एक तरीके से खून का रिश्ता ना होते हुए भी अखिलेश के चाचा ही थे। जब उनके बुरे दिन आ गए तो अखिलेश ने मुड़कर भी आजम चाचा की तरफ नहीं देखा। अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो राम गोपाल अकेले पड़ जाएंगे और उनको लाचार होना पड़ेगा। तो शायद ये जो लॉजिक कहा जाता है कुछ लोगों को कि राम गोपाल यादव और शिवलाल यादव, इन्होंने दोनों ने मिलकर अखिलेश को यानी अपने भतीजे को सबक सिखाने का निर्णय किया है। और इसी कारण से अगर समाजवादी पार्टी में टूट हो सकती है तो उसमें कमजोर कड़ी अखिलेश के दोनों चाचा है, अर्थात शिवलाल यादव तो लखनऊ में पड़े हैं, राम गोपाल यादव दिल्ली में है। और दिल्ली में अगर पार्लियामेंट की समाजवादी पार्टी में कुछ उलटफेर होना है तो उसके सूत्रधार राम गोपाल यादव ही हो गए, ऐसे मेरे दोस्त और मेरे सूत्र कहते हैं। तो दोस्तों, जो कुछ मामला चल रहा है, 2/3 मेजोरिटी के लिए, 2/3 मेजोरिटी के लिए, उसमें अगला नंबर अगर समाजवादी पार्टी का होगा तो आपको नजर रखनी है राम गोपाल यादव पर, अखिलेश के चचेरे चाचा पर। और सिर्फ राम गोपाल यादव नहीं, दिल्ली के बाहर लखनऊ में शिवलाल यादव की हलचल भी हमें बारीकी से देखनी पड़ेगी। तो कमजोर कड़ी कौन है? राम गोपाल यादव। दोस्तों, अब यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।